गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 21 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हम कुछ कॉमन आर्टिकल्स को देख पाएंगे जिनको हम केवल उसी न्यूज़पेपर से करेंगे जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए होंगे, सो दैट जो डिफरेंट आर्टिकल हैं उनको भी हम इंक्लूड कर पाएँ और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के सभी जो करंट अफेयर हैं उनको हम सिलेबस से रेलिवेंट करके पढ़ पाएँ। स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है फॉसिल्स ऑफ ए ह्यूज प्री हिस्टोरिक स्नेक फाउंड इन कुछ माइन। देखिए, रिसर्चर्स जो थे इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के रुड़की से, ये थे आईआईटी रुड़की से, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि वर्ल्ड में आज तक सबसे बड़ा जो स्नेक हुआ है, सबसे बड़ा जो सांप निकल कर आया है, वो मिला है इंडिया के कुछ के अंदर जो एक माइन है। अब ये जो सांप होता था ये एक्चुअली में 47 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर होता था। उसका स्केल्टन, उसके फोसिल्स हमें प्राप्त हुए हैं और ये सबसे पहले जब हुआ था तो शायद मिडल इसोसेन, यानी कि मिडल इसोसेन क्या होता है, आपके जो एपोक होते थे उसके अंदर ये था, यानी कि समय के अंदर। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर जब हम बांटते हैं समय को तो हम देख पाते हैं फिलहाल हम रह रहे हैं हेलियोसिन के अंदर। ऐसे ही अलग अलग समय यहाँ पर आए थे और उस समय में यहाँ पर ये जो स्नेक था ये जिंदा था। बहुत ही बड़ा ये है, लगभग 10 से 15 मीटर ये लंबा था। 10 से 15 मीटर कोई छोटी जो हम देखते हैं, मापते हैं, मेजरमेंट होता है, वो कम नहीं होता है। इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है वासुकी इंडिकस। तो वासुकी इंडिकस जो है ये आपका प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक नई स्पीशी है, ऑलरेडी हम जीएस पेपर 3 के अंदर ऐसी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते रहते हैं। जीएस पेपर 3 में भी एनवायरनमेंट में इसकी जो महत्वता है वो बहुत ही ज़्यादा सामने आती है। हम देखते हैं कि ये जो है ये मेट्रोसाइडी स्नेक फैमिली से बिलोंग करता था। ये साइंटिफिक नेम है, नाम आपको ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं, आप जस्ट याद रखिएगा वासुकी इंडिकस को। तो उस फैमिली से ये बिलोंग करता था। सबसे बड़ा ये होता था पूरी दुनिया के अंदर। आज तक इससे बड़ा हमने स्नेक या उसके फोसिल को कभी भी प्राप्त नहीं किया है। अभी इसके लिए यहाँ पर 27 पीसेस जो होते हैं इसके, उनके टुकड़ों को यहाँ पर कोलैबोरेट किया गया, उठाया गया, कलेक्ट किया गया और आईआईटी रुड़की में उसको लेकर जाया गया है। उसके ऊपर पोस्ट डॉक्टोरियल यानी कि रिसर्च अभी और ज़्यादा उसके ऊपर करनी बाकी है। मिला कहाँ है ये देख लेते हैं। ये जो माइन है ये माइन थी यहाँ पर पन्ना धरो लिग्माइट माइन, यानी कि लिग्माइट नाम की जो यहाँ पर हम मटेरियल देख पाते हैं उसकी ये माइन थी और उसके अंदर से हम फोसिल के लेवल को यहाँ पर दिखाया गया है कि इसमें ये पाया गया है। अभी जो हम देख पाते हैं तो यहाँ पर रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि देखिए इसके लिए, इसको जीवित रहने के लिए आज के हम जिस क्लाइमेट में रहते हैं उससे अलग क्लाइमेट की ज़रूरत होती थी, वेदर अलग चाहिए था। साथ ही में इसका जो लार्ज बॉडी साइड है वो भी हमें ये दिखाता है कि एक अलग क्लाइमेट के अंदर इवॉल्व हुआ था। इसी वजह से इसकी जो बॉडी का साइज़ भी है वो भी हम काफ़ी बड़ा या काफ़ी अलग आज के स्नेक के कंपेयर करें तो देख पाते हैं। इसका जो शरीर था वो सिलेंड्रिकल था। देखिए हमें पता ही है मोस्टली जो स्नेक होते हैं वो ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर ही दिखाई देते हैं। तो सिलेंड्रिकल इसकी बॉडी है, पावरफुल बहुत ही बना हुआ था। तितान हुआ जैसा मैसिव स्नेक हम इसको देख पाते हैं कि कभी धरती के ऊपर इतना बड़ा सांप भी यहाँ पर रिपोर्ट होता था, कभी चलता था, ये सोच पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि ये लॉन्गेस्ट एवर नोन निकल कर आया अभी तक जितने हम जानते हैं। हो सकता है कि कल को इससे भी कोई बड़ा स्नेक सामने आ जाए, लेकिन ये अभी तक का सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक हमें दिखाई दिया है। इसकी डिस्कवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सिर्फ एंशिएंट इंडिया के इकोसिस्टम को ही नहीं दिखाता है, रेदर इसकी जो हिस्ट्री है स्नेक की वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इवोल्यूशन को भी दर्शाता है कि यहाँ पर क्या क्या इवोल्यूशन देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल कहता है इंडिया डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल टू फिलीपींस। देखिए फ़िलहाल के लिए हमें, कल ही मैंने आप लोगों को इंडिया फिलीपींस के रिलेशनशिप को दिखाया कि कैसे इंडिया जो है वो फिलीपींस के साथ में खड़ा हुआ है और जो चाइना के साथ में हमारी सिचुएशन है हम क्या कर रहे हैं उसको भी मद्देनज़र ना रखते हुए, हमारे कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है चाइना के साथ में, लेकिन फिर भी इंडिया पूर्ण तरीके से फिलीपींस का अपना साथ दे रहा है, फिलीपींस के साथ में खड़ा हुआ है। फिलीपींस की तरफ वो जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है, हमें क्या करना है, ईस्ट
बैलेंस्ड के अंदर देखना है। उस पॉलिसी के तहत फिलीपींस के साथ में इंडिया उसका साथ निभाते हुए दिखाई दे रहा है। उसी फिलीपींस ने हमसे ब्रह्मोस खरीदने की बात की थी। हम देखते हैं 2022 की जनवरी के अंदर फिलीपींस ने $375 मिलियन की ये डील की थी, जिसमें हमें जो ब्रह्मास मिसाइल, हमारे जो कि इंडिजीनियस मिसाइल हमने खुद उसको बनाया है, उसको भेजना था। ब्रह्मास मिसाइल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसको बनाया गया है इंडिया और रशिया दोनों के द्वारा, क्योंकि इंडिया में पूरा का पूरा इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, तो इंडिया में इसलिए इसको बोल देते हैं। इसका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है इंडिया की ब्रह्मपुत्रा नदी से, प्लस जो यहाँ पर रशिया है, और रशिया की बहुत फेमस नदी है मोस्कवा, तो मोस्कवा और यहाँ पर ब्रह्म के दोनों के नाम को मिलाकर इसको ब्रह्मास बोला जाता है। इसकी काबिलियत की बात करें तो ये सुपरसोनिक है, यानी कि आवाज़ जितनी स्पीड में ये यहाँ पर जा सकती है। और हम इसके अलावा देखते हैं कि इसको आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो। अगर आप सी में हो तो सी के ऊपर से इसको लॉन्च कर दीजिए, वहाँ से लॉन्च हो जाएगी। ज़मीन पे हो तो लैंड पे हो जाएगी। कोस्टल एरिया में या ऐसी जगह पे हो जहाँ पर सब सी का लेवल है कि समुद्र पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है, पानी कम है, तो वहाँ से भी हो जाएगी। और इसके अलावा एयर टू एयर में भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से होगी, हो सकता है आप हेलीकॉप्टर में, हो सकता है आपने जो फाइटर जेट्स है उनके अंदर इसको रखा हुआ है, तो वहाँ से भी इसको टारगेट करना, टारगेट बेस्ड ये पूरी की पूरी है। टारगेट आपको बता दीजिए कि लोकेशन को यहाँ पर आपको इसको जाके मारना है, तो इसके हिसाब से ये अपनी प्रतिक्रिया पूरी हर जगह से दिखाएगी। इसी वजह से काफ़ी हम देखते हैं कि पावरफुल एक हमारी मिशन है। तो जॉइंट मिशन में, जॉइंट वेंचर में हमने इसको बनाया रशिया के साथ में। इसको आपको याद रखना है दोनों ही पेपर में। देखिए जीएस प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही में क्योंकि इससे हमारा एक नए तरीके का बदलता हुआ सिचुएशन दिखाई दे रही है, एक नज़रिया बदल रहा है, खासकर कि ब्रह्मास के साथ में जब हम फिलीपींस और लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, तो जीएस पेपर 2 के अंदर ये आ सकती है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इसकी रेफरेंस देते हुए। और जीएस पेपर 3 में इससे सवाल पूछा जा सकता है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। फिर जीएस पेपर 3 में ही ये आ सकती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, क्योंकि उसमें भी हमें मिसाइल्स को, टेक्नोलॉजी को यहाँ पर समझना होता है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम के ऊपर भी एक चैनल है जिसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम आपको मिलेगा यूपीएससी स्प्रिंट करंट अफेयर के नाम से। देखिए आप चाहें तो उसको ऐसे के ऐसे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर जाकर, या फिर जो ये वीडियो आपको दिखाई दे रही है इसी के कमेंट बॉक्स में आप जाइए और इसके कमेंट बॉक्स के अंदर आपको ये जो लिंक होगा टेलीग्राम के चैनल का वो आपको मिल जाएगा। अब इसको ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होगा, एक तो जो भी आप आर्टिकल यहाँ पर देखते हैं उनके आपको प्रीलिम्स के नोट्स वहाँ पर मिल जाते हैं, शॉर्ट के अंदर आपको कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, क्विज़ के रूप में आपको प्रीलिम्स के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, जो भी आर्टिकल हमने डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो वो आप उसको सबमिट कर सकते हो, देख सकते हो कि आपकी खुद की नॉलेज कितनी हुई है, या आपने अगर उस साल बैठ के सवाल किया होता तो क्या आप उसको कर पाते हैं, नहीं कर पाते। इसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं जो कि मेंस में भी बिल्कुल आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले आर्टिकल की इंपॉर्टेंस बताई, तो उससे रिलेटेड भी आपको आंसर मेंस के फॉर्म में मिल जाएगा, सवाल मिल जाएगा प्रीवियस ईयर जो उस टॉपिक से पूछा गया है, सो दैट आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे सवाल यूपीएससी पूछता है। और जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका भी आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है साइंटिस्ट एंड ए विश लिस्ट फॉर द इनकमिंग गवर्नमेंट। देखिए ये जो आर्टिकल लिखा गया है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर यह आर्टिकल लिख रहे हैं विनय पांडा, जो कि एक प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के अंदर। इनका मानना है कि अब जो नई गवर्नमेंट आने वाली है इंडिया के अंदर, उसमें साइंटिस्ट उनसे कुछ चाहते हैं, क्या क्या हमारे वैज्ञानिक चाहते हैं, उन सभी को ये अपने द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बताते हैं कि इंडिया के अंदर अभी जो प्रोसेस चल रहा है, 19 अप्रैल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोकसभा की इलेक्शन होने शुरू हो गई है। लोकसभा के इलेक्शंस के साथ में ही यहाँ पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में अलग अलग समय पे इलेक्शंस चल रहे हैं, और लगभग 970 ऐसे मिलियन इंडियंस होंगे जो क्या करने वाले हैं, वोट देने वाले, एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। तो इतने लोग जब अपने खुद के यहाँ पर प्रतिनिधित्वों को चुनना चाह रहे हैं, तो हम भी यानी कि साइंटिस्ट की जो पूरी कम्युनिटी है वो भी कहती है कि हमें भी हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे कुछ उम्मीदें हैं, कुछ हम उनसे बोलना चाहते हैं। तो
उसके लिए ये क्या बोलते हैं चलिए समझते हैं। इन्होंने 5 यहाँ पर सबसे पहले फंडामेंटल इश्यूज़ की बात की है जिसका ये सोल्यूशन चाहते हैं। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए जीएस पेपर 3 के अंदर ऑब्वियसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल आते ही हैं। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट को ही कोई दिक्कत है तो आपको क्या पता होने चाहिए, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि आज के टाइम के अंदर में इंडिया में साइंस से रिलेटेड क्या क्या बदलाव होने चाहिए, इस पूरी की पूरी रिसर्च कम्युनिटी के लिए क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या क्या इश्यूज़ यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर साइंटिस्ट को होते हैं, उन इश्यूज़ पे अगर सवाल पूछ लिया जाए तो आपको अवेयर होना चाहिए। और ये खुद में एक साइंटिस्ट है तो इनसे अच्छा इस बात पे कौन यहाँ पर और ज़्यादा हमें डाटा दे पाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, बहुत आसान है, आप सुनेंगे तो याद रख पाएंगे बाद में भी। पहला ये कहते हैं कि देखिए आपको स्पेंडिंग को यानी जो खर्च करती है गवर्नमेंट उसको क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये, ऐसा इनके कहने के पीछे कारण है कि ये कहते हैं कि देखिए 0.7% जो हमारी जीडीपी है केवल और केवल उतना ही खर्च किया जाता है इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर या साइंस के रिसर्च की जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसको बढ़ाकर कम से कम कितना करना चाहिए। इनका मानना है कि हमारी जीडीपी का कम से कम यहाँ पर 4% तो खर्च होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं, डेवलप कंट्री हैं, जैसे कि यूएसए आता है, रशिया आता है, तो इनकी जीडीपी के अंदर हम जो परसेंटेज है स्पेंडिंग का वो काफ़ी ज़्यादा देख पाते हैं। इंडिया ने फ़िलहाल काफ़ी स्पेंडिंग की है, ऐसा नहीं कहेंगे हम कि स्पेंडिंग नहीं की है, लेकिन अगले 5 सालों के अंदर इसको और इंक्रीज़ किया जाना चाहिए ताकि ये जो सेंटर है, जो ये रिसर्च है, वो और बेहतरी से की जा सके। फ़िलहाल जैसे कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ऐसे ही प्राइवेट कुछ यहाँ पर प्लेयर्स को हम देख पाते हैं, तो कहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी साथ में आना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर, ये जो रिसर्च सेंटर की हमने बात की, इन्होंने 36,000 करोड़ पिछले 5 साल के अंदर यहाँ पर खर्च करने की कोशिश की है और अगले 5 साल का टारगेट भी इनका यही है। तो इसी वजह से सबसे पहले तो कहते हैं कि अगर हमें हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो स्पेंडिंग है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे कि ये बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन की। कहते हैं कि देखिए फिज़िकल इंटेलेक्चुअल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हो गई, रिसर्च के इंस्टीट्यूशन हो गए, उनको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उनमें भी सुधार लाने की ज़रूरत है। खास करके क्या किया जाना चाहिए, मॉडर्न साइंस लेबोरेटरीज़ बनाई जानी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट जो कॉलेज है उनके अंदर अच्छे से लेबोरेटरीज़ हो, उसके अंदर स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएं जिसमें साइंस को एक अलग से डिपार्टमेंट अलग से होना चाहिए और जो कि बेहतर डिपार्टमेंट हो। ऐसा ना हो कि आपने डिपार्टमेंट तो बना दिया और लेबोरेटरीज़ तो बना दी लेकिन उसमें मॉडर्न कुछ भी नहीं है, उसके अंदर जस्ट कुछ स्केलेटन और कुछ यहाँ पर फॉसिल रिमेन्स रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि आज की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की हकीकत फ़िलहाल में है। इनका बोलना है कि स्पेशलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड अभी हो गए हैं, उनकी काफ़ी ज़रूरत हो गई है, तो स्पेशलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई है। इनका मानना है कि स्टूडेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सकता है और साइंटिस्ट को भी जो अपना यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं उनको भी अब क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके से जब इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट किया जाएगा तो हायरिंग भी होगी साइंटिस्ट की यहाँ पर, तो उनकी हायरिंग होनी चाहिए और वो इस तरीके से हो कि उसमें कोई भी यहाँ पर हम देख पाएंगे कि नेग्लिजेंस ना हो। ऐसा ना हो कि कोई निगलेक्ट करके किसी को बेहतर को वहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं या फिर क्या किया जा रहा है, अपने ही किसी इंसान को हम देख पाएंगे कि फेवरिज्म की सिचुएशन यहाँ पर आप जिसको पसंद करें उनको ले रहे, नहीं, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड होता है, ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड जो होते हैं, ट्रांसपेरेंसी जिसमें आती है, जिसमें फास्ट एंड फ्री जो यहाँ पर होते हैं, इन्फ्लुएंस जिसके अंदर कोई भी नहीं होगा, उसको इंडिया के अंदर एडप्ट किया जाए। उसी के आधार पे नए नए साइंटिस्टों को यहाँ पर चुना जाना चाहिए। क्राइटेरिया जो होना चाहिए सिलेक्शन का वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होना चाहिए और मेरिट बेस्ड हो, कि जितनी यहाँ पर जिसकी मेरिट है, जो जितना ज़्यादा हकदार है वही यहाँ पर सिलेक्ट हो। हम देख पाते हैं कि कैसे इसमें 4th नंबर पे भी ये बात बोली गई है कि एक रोबूस्ट साइंस ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया जाना चाहिए, ऐसा फैसिलिटेट रिसर्च सेंटर होना चाहिए
जिसके अंदर लेस रेड टेप ग्रांट सबमिशन हो, यानी कि जो रिसर्चर्स हैं उनको समय के ऊपर ऐसा ना हो कि उनको खुद से पैसा देना पड़े तभी आप उनकी जो रिक्वायर्ड यहाँ पर हो सकती है मनी हो सकती है, फेलोशिप किसी ने अगर अर्न की है तो वो आप उनको नहीं दे रहे हो टाइमली, नहीं, उनको समय पे दो, सो दैट वो लोग भी प्रोग्रेस कर पाए और टाइमली अपना जो उनका काम है वो उसके प्रति भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो। अफेक्टिव स्पेंडिंग करनी पड़ेगी हर लेवल पे। साइंटिस्ट को फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट की ई मार्केट के अंदर भी चीज़ों को खरीदे। और एट द एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट ये बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए फ्रीडम देनी बहुत ज़रूरी है। साइंटिस्ट के पास इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो सच्चाई के साथ में जो लिखना चाहे लिख सके, जो बोलना चाहे बोल सके, जो पब्लिश करना चाहे पब्लिक कर सके। और साथ ही में जो भी उसको यहाँ पर अपनी मनी को लगाना है, चाहे वो इंटरनेशनल कहीं पर घूमने जा रहा है, कॉन्फ्रेंसिस के अंदर जा रहा है उनको अटेंड करने के लिए, नेशनल लेवल पे जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसको करने देने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और इसी से जो इंडिया एस्पायर कर रहा है कि वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहता है 2050 के अंदर, यही वो रास्ते हैं जिनको एटलीस्ट इस डिपार्टमेंट में अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। और जो ब्यूरोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस होते हैं, पेपर वर्क होते हैं, वो अगर एक्सेसिव करके उसको भी घटा दिया जाता है तो बिल्कुल हमारी जो रिसर्च होगी वो वेल्थ क्रिएट करने में भी मदद करेगी। जॉब सिक्योरिटी भी यहाँ पर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के तहत यहाँ पर निकल कर आएगी। सो बिल्कुल ये एक बहुत ही अच्छा फैसला होगा और यही यहाँ पर विनय पांडे जो है वो गवर्नमेंट से चाहते हैं। खैर हमारे लिए पूरा का पूरा जीएस मेंस का एक आंसर तैयार यहाँ से हो गया। प्रीलिम्स के लिए इसमें से मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें कुछ खास सी है नहीं, जस्ट हमें ये पता है कि हम लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च इन सब चीज़ों पर कम खर्च करते हैं, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि अगेन मेंस के पर्सपेक्टिव से ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल बात कर रहे हैं इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन सम रिसेंट परसेप्शन। आर्टिकल लिखा गया है हमीद अंसारी जी के द्वारा, जो कि हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2007 से लेकर 2017 तक। अब ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है इजराइल और गाज़ा के सोल्यूशन के बारे में। इन्होंने बहुत सारी बुक्स का रेफरेंसेस दिया है, चाहे तो आप उनके नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज़ वो आपको बुक्स के जो रेफरेंसेस है वो वैसे ही मिल जाएंगे। अगर आप अपने आंसर के अंदर उसको लिखेंगे तो उससे ज़रूर से ज़रूर आपके 1 से 2 मार्क्स उनसे बढ़ जाते हैं। ये शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि देखिए 1988 के अंदर जब यहाँ पर शुरुआत में अप्रैल के अंदर हम देख पाएंगे 40वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी इजराइल स्टेट के बनने की। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि इजरायली जो स्कॉलर थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो निकाले थे वो उनको थोड़ा थोड़ा चैलेंज करना चाहते थे। अब इसमें क्या फ़र्क है, चलिए समझते हैं। इज़राइल जो है, हमें इसके इतिहास के बारे में पता है, इज़राइल के हमें पता है इज़राइल जो है वो बनता है 1947 में और बनाया भी कहा जाता है एक ऐसे लैंड के ऊपर जिसको अरब लोब या पैलेस्टाइन लैंड माना जा रहा था। बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसे आए इज़राइल की तरफ से जो क्या कहने लगे, जब लोग ये बोलने लगे कि इज़राइल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कौन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? उसका कोई भी पड़ोसी उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ना यहाँ पर जॉर्डन एक्सेप्ट करता है, ना ऊपर लेबनान करता है, ना हम यहाँ पर देख पाएंगे सऊदी अरेबिया को, ना ही यहाँ पर इजिप्ट को। तो बीच में एक कंट्री ऐसी फंस जाती है। उस समय पे इनको नाम दिया जाता है कॉलोनाइजेशन का, कि ये कुछ नहीं है, कॉलोनाइज करके यहाँ पर बस गए हैं। और जो असली लोग यहाँ के थे, जो अरब के लोग थे, उनका क्या कर लिया इन्होंने, उनके हक को छीन लिया है। हालांकि यहाँ के हिस्टोरियन आते हैं, किताबें लिखते हैं, जैसे कि एक हिस्टोरियन जो है उन्होंने एक बुक लिखी जिनमें उन्होंने बात की 5 यहाँ पर ओरिजिन से रिलेटेड मिथ के बारे में। वो कहते हैं सबसे पहली बात तो पैलेस्टीन जो था जिसके ऊपर यहाँ पर आकर बसा गया वो एक्चुअली में एक एम्प्टी लैंड था, यानी कि वो एक खाली जगह थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी को निकाल कर फेंक दिया गया, नहीं, एक खाली जगह थी, वहाँ पर आकर जू जो है वो आकर बसते हैं। दूसरी बात, जू जो थे, यहूदी जो लोग थे, वो विदाउट लैंड थे, उनके पास सच में रहने को यहाँ पर ज़मीन नहीं थी। हम ऑलरेडी जो जर्मनी के हिटलर ने उन लोगों के साथ में किया था, तो बहुत मुश्किल से बच्चे कुछ लोग अपनी जान बचा रहे थे, तो एक साथ रहने को उनके पास कोई कंट्री बची नहीं थी। इसके अलावा जो जियोनिज़्म है वो हम देख पाते हैं, जूडनिज़्म है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ज्यूज़ जो है वो जियोनिज़्म से निकल कर आए हैं, लेकिन इन एक्चुअलिटी वो कहते हैं कि ये जूडाइज़्म ही है। जूडा जो होते थे यहाँ पर, जो कि हम देख पाते हैं काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं
इज़राइल को भी बसाने के अंदर में। और इज़राइल जो कि खुद में एक महान या फिर वो लैंड है जो कि जूड़ा का लैंड है, उसी नाम से इसका नाम रखा जाता है। तो जियोनिज़्म जो है वो एक्चुअली में कॉलोनिज़्म तो नहीं है। ये सारी थ्योरीज कौन देते हैं, हम देखते हैं हिस्टोरियन इलान पापे, और जो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द 10 मिथ्स, उनके द्वारा ये यहाँ पर सारी की सारी हिस्ट्री लिखी जाती है। इसी से हमारे जो ऑथर हैं हमीद अंसारी जी, वो भी यहाँ पर रेफरेंस लेते हैं और वो कहते हैं कि देखिए ये जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल एफर्ट किए गए हैं कि ये जो समस्या अभी चल रही है लगातार इजराइल और गाज़ा के बीच में और वेस्ट बैंक के बीच में जो प्रॉब्लम हो रही है, उस पर पहले भी बहुत सारे सोल्यूशन, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कोई युद्ध हो रहा है, नहीं, इसके ऊपर पहले भी सॉल्यूशन करने की कोशिशें की गई हैं। इवन अर्ली 2018 की बात करें तो हम देख पाएंगे कि इजराइल रूलिंग के लिक्विड पेरी जो है वो यूनानिमसली ये इंडोर्स करते हैं कि जो एनेक्सेशन हुआ है वेस्ट सेटलमेंट का, कि उसको एनेक्स कर लिया जाए। पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर गिलाड अर्डन जो थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि वी आर टेलिंग द वर्ल्ड दैट इट डज़ नॉट मैटर व्हाट द नेशन और द वर्ल्ड से, कि हम बता रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरा वर्ल्ड या दूसरे नेशन क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं और अपने हिस्से को, अपनी जो ज़मीन है उसको हम अपने पास ही रखेंगे। हालांकि ये कर क्या रहे थे, ये एक्चुअली में यहाँ पर जो लैंड बांटा गया था, जब हम 1947 के अंदर जाते हैं तो देख पाते हैं कि इजराइल जो था वो कुछ इस तरीके से लैंड दिया गया, उसके इधर वेस्ट बैंक को बांटा और इधर हम गाज़ा को देख पाएंगे। लेकिन 2018 तक यही मैप चेंज हो जाता है, इजराइल बन जाता है इतना इस तरीके से, गाजा रह जाता है इतना छोटा सा भाग और वेस्ट बैंक रह जाता है इतना सा भाग। तो ये क्या किया है इजराइल ने, बार बार जब युद्ध किए गए इजराइल के साथ में तो बार बार उसने कुछ टेरिटरी अपने पास रख ली, लोगों को समझाया कि नहीं, अगर आप ऐसे युद्ध करेंगे तो हम आपकी ज़मीन को अपने पास रख लेंगे। इसी का एक एग्जांपल हम देखते हैं वॉर ऑफ जून 1967, जिसमें जो इजराइल के बेनिफिट में जो है चीज़ें वो बदल जाती हैं। अब हम देखते हैं अरब स्टेट को भी समझ में आ जाता है कि इजराइल को एक्चुअली के अंदर हराना मिलिट्री पावर से इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है। तो अब इस लड़ाई से ये सबको समझ में आ जाता है। हालांकि अभी भी अलग अलग ग्रुप इसमें लड़ाई करने को फिर भी बरकरार रहते हैं, जैसे कि गाज़ा के अंदर हमास निकल कर आता है और हमास एक ऐसा ग्रुप है जो इन्फाइडिया करता है। अभी इन्फाइडा क्या होता था, इन्फाइडा का मतलब ही ये था कि इजराइल को यहाँ से जड़ से हटा देना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है। अरब नेशंस में हम देख पाते हैं कि बैलेंस ऑफ फोर्सेस के लिए भी कुछ लोगों ने गुहार लगाई। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रियलिस्टिक असेसमेंट किया गया दोनों ही फोर्सेस का, और एक एम्बेसडर रह चुके हैं जो निगोशिएटर भी रह चुके हैं यहाँ पर वॉशिंगटन, प्रोफेसर इतमार रबिनोविच, हिब्रू की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था वेगिंग पीस, यानी कि पीस, शांति जो यहाँ पर मांग रहे हैं। और उसके बाद वो लिखते हैं इजराइल एंड द अरब्स। तो 1948 से लेकर 2003 तक की वो इसमें पूरी हिस्ट्री इन दोनों ही नेशंस की लिखते हैं और कहते हैं कि मिलिट्री को शायद ये एहसास हो गया था कि जितनी यहाँ पर अच्छे से, जितने हौसले से इजराइल के मिलिट्री ने अपनी जो ताकत है वो दिखाई थी जून 1967 के अंदर, उसने अरब्स को इस बात पे कन्विंस कर दिया कि वो रीजनेबली जो एंड चाहते हैं उसको लड़ कर तो एंड नहीं किया जा सकता है, वो लड़ कर तो इजराइल को यहाँ पर भगा नहीं सकते हैं। तो अरब्स में हम देखते हैं कि अल्टरनेटिव्स को उससे ढूंढने लगे और उन्हीं अल्टरनेटिव्स का यहाँ पर एक तरीका था कि 2002 के अंदर शांति पाने के लिए पीस अकॉर्ड यानी कि समझौता जो था वो सामने रखा गया कि पीस हमको क्या करना है। तो अब्राहम अकॉर्ड के नाम से ये जाने लगा। हालांकि इस पर साइन जो है इजराइल की तरफ से नहीं किए गए, पहले जब ये दिया भी गया था। अब 2023 में इसको दोबारा से हम देख रहे थे कि रिकवर करने वाले थे, रिवाइव करने वाले थे, लेकिन इसके साइन होने से पहले ही हमास और गाज़ा और जो ये पूरा का पूरा इजराइल है इसके बीच में क्या होता है, ये पूरा का पूरा युद्ध शुरू हो जाता है। तो खैर बहुत सारे लोगों ने इसको जोड़ दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों ईरान जो था वो नहीं चाहता था, क्यों गाज़ा क्यों नहीं चाहता था कि सऊदी अरेबिया जो है वो इस अकॉर्ड के ऊपर साइन कर ले। सऊदी अरेबिया का यहाँ पर मानना था कि वो अकॉर्ड को साइन करेंगे तो इजराइल को एज अ कंट्री वो क्या करने वाले थे, एक्सेप्ट करने वाले थे। आज तक उन्होंने इजराइल को कभी एक कंट्री नहीं माना था और इजराइल सऊदी अरेबिया के साथ में यहाँ पर क्या करने वाला था, वेपन से लेकर हर चीज़ का ट्रेड शुरू करने वाला था।
लेकिन ये उनसे देखा नहीं गया। फ़िलहाल के लिए अगर बात करें तो हम देख पाते हैं कि फ़िलहाल अभी क्या किया जा सकता है। इनका काम है सॉल्यूशन भी देना। ये सिर्फ यहाँ पर आकर ऐसा नहीं है कि आर्टिकल लिख के प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, सॉल्यूशन भी बताते हैं। इन्होंने प्लेयर्स की सबसे पहले बात की। प्लेयर्स में सबसे पहला प्लेयर हम इसमें देख पाते हैं पैलेस्टीनास को। तो पैलेस्टीन्स जो हैं उन्होंने इज़राइल के यहाँ पर अधिकारों को इंटरनेशनल लॉ के तहत में, जो कि 2002 में किया गया था, उसके अकॉर्डिंग उस समय पे तो उनको मान लेना चाहिए था कि हाँ बिल्कुल इज़राइल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, एक स्टेट वो है। और बाद में वो जब नॉन पेपर आते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर वो सॉल्यूशन चाहते हैं तो उनको एज अ इज़राइल को स्टेट एक्सेप्ट करना होगा। इज़राइल की बात करें तो इज़राइल भी कुछ रिकनसाइल करने को ज़्यादा तैयार दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले तो उसने जो एक्वायर्ड की हुई टेरिटरी है, समय समय पे जो टेरिटरी, जो ज़मीन उन्होंने अलग अलग यहाँ पर ली है, वो टेरिटरी वापस करनी होगी पैलेस्टीन या गाज़ा को। दूसरी बात, जो भी पावर्स ली गई है यहाँ पर पैलेस्टीन से ऊपर, वो भी उनको पूरी की पूरी पावर गवर्न करने की, कि वो क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं अपनी ज़मीन पे, अपने लोगों पे, वो पावर उनको देनी होगी। और वो पावर एक्चुअली में इज़राइल को थ्रेटन जरूर कर सकती है, वो उनसे फिर से लड़ सकती हैं, लेकिन सिंपल सॉल्यूशन यही होगा कि सेल्फ गवर्नमेंट देनी पड़ेगी पैलेस्टीन को। और साथ ही में अपनी खुद की सिक्योरिटी की पावर को क्या करना पड़ेगा, इज़राइल को थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ेगा कि देखिए अगर आप लड़ने आएंगे तो फिर हम लोग भी सिक्योर हैं, ऐसा नहीं है। अब इसी में हम तीसरे प्लेयर को देखते हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हमें पता है अभी तक लगातार इज़राइल के साथ में खड़ा हुआ था। तो हम देख पाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हमेशा से एक 2 स्टेट सॉल्यूशन लेकर आता है, लेकिन इसी 2 स्टेट सॉल्यूशन के अंदर इनको डीमिलिटरलाइज करना पड़ेगा फिलहाल गाज़ा को, क्योंकि गाज़ा के अंदर पूरी की पूरी इज़राइल की मिलिट्री घुसी हुई है, तो उसको एक बार हटाना पड़ेगा। सऊदी के साथ में मीडिएटर बनकर नॉर्मलाइज कर सकते हैं चीज़ों को कि ठीक है आइए आप लोग भी जो अकॉर्ड आप करने वाले थे उसको कर लीजिए। पहले भी यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे यूएसए मीडिएट कर रहा था उस अकॉर्ड को। हम देखते हैं एक मॉडरेट अरब कंट्री का रोल निभाया जा सकता है गाज़ा को रिबिल्ड करने के अंदर, और ईरान को आइसोल्यूट इससे रखा जा सकता है। तो ये कौन कर सकता है, यूएसए इसका एज अ मेंबर की तरह, प्लेयर की तरह अपनी भूमिका यहाँ पर निभा सकता है। कुछ काम रह गया अरब स्टेट्स के ऊपर भी, क्योंकि उनका भी पार्टिसिपेशन इसमें है। तो एट द एंड हम देखेंगे कि अरब स्टेट यहाँ पर क्या कर सकती हैं। अरब स्टेट को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उनको एक रिविजिट करना चाहिए पैलेस्टाइन स्टेट के बारे में जब वो बात करते हैं, और ख़ासकर जब उनके रेडिकल एलिमेंट की बात होती है, यानी कि उनको कुछ नहीं चाहिए सिवाय इनको यहाँ से हटाने से, मारने से, इजराइल को ख़त्म करने से। तो उनका जो वो सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो उससे थोड़ा सा दूर हो सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। इजिप्ट और जॉर्डन की गवर्नमेंट ने जो भी इससे सहा है, क्योंकि इजिप्ट और जॉर्डन दोनों ने इसका असर जो है वो सहा है, उनकी तरफ वो लोग चले जाते हैं और वहाँ पर उनको भी इससे प्रॉब्लम ज़रूर आती है। अरब क्या कर सकता है कि यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड को दोबारा से शुरू कर सकता है। इसमें क्या होगा, मीडिएटर अगेन अमेरिका बन जाएगा और अरब मैंडेट के नाम से ये जाना जा सकता है। इसी में ये ऑप्टिमिस्टिक और जो ये नज़रिया है, शायद इन्हीं सारे कारणों की वजह से ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है कि दोनों कंट्री अलग अलग, पहले तो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले कि अलग अलग कंट्री। अभी तक प्रॉब्लम ही क्या है कि इज़राइल तो थोड़ा बहुत मानता है कि ठीक है गाज़ा और पैलेस्टाइन है, लेकिन गाज़ा और पैलेस्टाइन बिल्कुल भी इज़राइल को एक्सेप्ट नहीं करते एज अ कंट्री, और इज़राइल भी फिर टक्कर में आता है तो कहता है कि नहीं हम भी इसको वो नहीं करेंगे। तो इसी वजह से 2 स्टेट जब तक ये मानते नहीं है एक दूसरे को, तब तक क्या हो रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तभी तक आ रही है। अगर 2 स्टेट मान लेंगे, जैसे पाकिस्तान और इंडिया है मान लीजिए, तो अब आप अपनी गवर्नमेंट को चलाइए, हम अपनी गवर्नमेंट को चलाएंगे, हम अपने घर में रहेंगे, आप अपने घर में रहिए। इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, इंटरनेशनल कानूनों के तहत यहाँ पर सारा का सारा काम चलेगा। तो ये यहाँ पर होना चाहिए। इवन यूएन के अंदर भी इनको परमानेंट सीट जो है इज़राइल को तो मिल चुकी है, लेकिन हम देख पाएंगे कि जो पैलेस्टाइन है उसको कोई परमानेंट सीट दे नहीं गई है, तो उसके ऊपर भी क्या होना चाहिए, काम किया जाना चाहिए। अगले हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि परमानेंट स्टेटस। अभी मैंने देखा कि कैसे पैलेस्टाइन को भी एक फुल मेंबर स्टेटस दिया जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन के अंदर। यूनाइटेड नेशन में हमें पता है 197 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इसी के अंदर जिस भी यहाँ पर कंट्री को फुल स्टेटस मिल जाता है उसको इंटरनेशनल लेवल पे एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जहाँ पर अलग अलग नेशन को उसको मानना पड़ेगा। सो अभी तक हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको एज अ परमानेंट मेंबर का रिश्ता नहीं दिया गया
है, पूरा का पूरा अधिकार नहीं दिया गया है। इवन जो 1947 में ये दो अलग अलग कंट्री बनती हैं, एक तरफ बन जाती है इज़राइल, दूसरी तरफ बन जाती है पैलेस्टाइन। इन कंट्रीज़ के अंदर फ़िलहाल हम देखते हैं कि यूएन के अंदर इस इज़राइल को फुल मेंबर स्टेटस प्राप्त होने के बाद में अल्जीरिया के द्वारा गाज़ा और या बात करें पैलेस्टाइन की तो उसको भी फुल स्टेटस दिलाने की बात की। एक रेजोल्यूशन को प्रपोज्ड किया गया, यहाँ पर रेजोल्यूशन को लेकर आया गया, प्रस्ताव सामने रखा और उस रेजोल्यूशन को यूएस के द्वारा वीटो कर दिया गया, क्योंकि यूएस क्या है, एक यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, वीटो करने की पावर उसके पास होती है। तो इसी वजह से हम देख पाएंगे कि फ़िलहाल के लिए तो दोबारा से यहाँ पर इनको कोई भी परमानेंट सीट उसमें मिल नहीं रही है। हालांकि 2012 के अंदर पैलेस्टाइन को एक परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया गया था कि अभी आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, अगर आप ठीक ठाक रहते हैं तो आपको यहाँ पर मेंबर का स्टेटस भी मिल जाएगा। फिर उनको फुल पावर दी गई थी एक मेंबर होने की, जब G77 नेशन जो होते हैं उनकी चेयरमैन उसके पास आई, लेकिन वो एक ही साल के लिए थी, सिर्फ उसके लिए। फिर चाइना ग्रुपिंग जब होता है तभी भी उनको पावर दी गई थी कुछ समय के लिए, लेकिन फिर से वो पावर केवल और केवल उन जगहों पर मौजूद होने की वजह से उनको दी गई थी। अभी तक उनको एज अ फुल मेंबर एक्सेप्ट नहीं किया गया है। हम देख पाते हैं कि अभी दोबारा से जब अक्टूबर 7 का टेरर अटैक होता है हमास के बाद में, तो दोबारा से जो ये लिस्ट आ जाती है इस कंट्री के ऊपर कि यहाँ पर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं और इनको रिकॉग्नाइज जो करना था, लॉन्ग डिनाइड राइट ये हो चुका है, उसको ये दोबारा से यूनाइटेड नेशन के अंदर उछाल देते हैं। लेकिन यूएस क्योंकि अब इसके खिलाफ खड़ा हुआ है, वो कहता है कि ऐसी कंट्री को या ऐसे लोगों को आप एज ए स्टेटस कैसे दे सकते हैं जो कि खुद में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं, आतंकी वो लोग हैं, आतंक वो लोग फैला रहे हैं, तो ये नहीं किया जाना चाहिए। खैर अभी अगर सॉल्यूशन होता है, दोनों कंट्री एक साथ में आती हैं, तो बिल्कुल सॉल्यूशन के तौर पर उनको भी ये मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगेन एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया जाता है कि फॉरेस्ट जो है वो एक इंडिया के नेशनल एसेट है और इंडिया की फाइनेंशियल हेल्थ के अंदर और वेल्थ के अंदर भी मेजर कंट्रीब्यूटर है, यानी कि पैसे भी, हमारी जो वेल्थ होती है वो भी कहाँ से मिलती है, हमें फॉरेस्ट से मिलती है। अब ये जजमेंट क्यों आता है, क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2023 में, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म सामने आता है। कोर्ट का बयान आता है कि कार्बन क्रेडिट और जो ग्रीन अकाउंटेड है वो इंडिया की वेल्थ के अंदर अब यहाँ पर काउंट हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास अभी एक केस जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते हैं कि फॉरेस्ट जो है इंडिया के अंदर वो एक नेशनल एसेट है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं तो ये कैसे बोला गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच था जिसको हेड कर रहे थे एम सुरेदेश। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो अपील फाइल की गई थी स्टेट ऑफ तेलंगाना के अगेंस्ट में हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर, उसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा फॉरेस्ट का एक ऐसी ज़मीन, ऐसा लैंड जो कि फॉरेस्ट के अंदर आता था, जंगलों के अधीन था, उसको यहाँ पर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को दे दिया। तो ये क्या थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। हाई कोर्ट में इसमें बिल्कुल इसके खिलाफ स्टेटमेंट आती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जाया जाता है तो इवन सुप्रीम कोर्ट का भी यही बोलना है कि ये गलत किया गया है। आप किसी प्राइवेट पर्सन को फॉरेस्ट लैंड को गिफ्ट नहीं कर सकते हो। ये जो गिफ्टिंग का मामला है ये सामने आ रहा है एक एक्ट से। अभी कंट्रोवर्शियल एक्ट जो सामने आया था वो था फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट FCAA। तो ये जो FCAA है ये कब हुआ था, 2023 में किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का बोलना था कि ये एक तो वैसे ही कार्बन सिंक का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, यानी कि जो कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है उसको ये क्या कर रहे हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये एक तरीके से कार्बन सिंकर बन जाते हैं। हम देख पाते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर लगभग 24 हम देख पाएंगे यहाँ पर मिलियन टन का जितना काउंटिंग होता है, 24,000 मिलियन टन का, वो लगभग वर्थ 120 बिलियन हमें उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा अगर यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन उसको कौन ख़त्म कर दे रहा है, उनको कौन सिंक कर दे रहा है, उसको इस्तेमाल में ले लेते हैं फॉरेस्ट। इसी वजह से ये कार्बन जो होंगे यहाँ पर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट
की तरफ से हम एक मिनिस्ट्री जो है उनकी तरफ से भी एक रिपोर्ट देख पाते हैं जो कि थी इंडिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। उसमें भी उन्होंने बताया कि इंडिया के जो फॉरेस्ट है 1995 से लेकर 2005 तक उन्होंने लगभग 6,245 मिलियन टन से लेकर 6,662 मिलियन टन की जो एनुअल इंक्रीमेंट होती है हम देख पाएंगे यहाँ पर कार्बन की, उसको अपने अंदर लिया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है कि एक तो ये वैसे ही हमारा क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के अंदर अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो ग्रीन क्रेडिट स्कीम होती है, जो कुछ कंपनीज़ हैं जो ग्रीन क्रेडिट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, कुछ नेशन है जो कार्बन के अपने जो उनका एम है उस पर पूरी नहीं उतर पाते, तो वो क्या करेंगे, अब उनको किसी कंट्री के पास से जो ऑलरेडी उस पर कंप्लीट अपना काम कर चुका है उससे वो उनको खरीद सकती है। तो इस तरीके से हमारी जो ये ग्रीन क्रेडिट है उनको बिकने के बाद में भी हम देख पाते हैं कि कैसे हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होगी। अभी तक ये कह रहे हैं कि इंडिया लगभग अपना 3% से लेकर 10% जो जीडीपी एनुअली आएगी 2100 तक उसको खो सकता है अगर हमने फॉरेस्ट को संरक्षित करके नहीं रखा। तो इतना हमारे पास पैसा ग्रीन क्रेडिट से आ सकता है। और ये स्टेटमेंट जो आई है वो आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की 2022-2023 की रिपोर्ट के अंदर से। तो काफ़ी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अ थर्ड टर्म फॉर नेहरू बट कांग्रेस बिगेन टू लूज इट्स सीन। देखिए ये जो आर्टिकल है यही बात कर रहा है क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, तो हमने पहले हमारे जो इलेक्शन हुए थे उनके बारे में पढ़ा 19 तारीख को, फिर हम देखते हैं 20 तारीख को सेकंड जो इलेक्शन होते हैं हमारे 1957 के ऊपर, फिर हम चलते हैं अब थर्ड इलेक्शन की तरफ। अब जब 1962 में ऑलरेडी चाइना के साथ हमारा युद्ध हो चुका था और जस्ट वो हुआ था लोकसभा के इलेक्शन जब होने वाले थे, तो देखते हैं कि कैसे अपोजिशन जो है वो यहाँ पर अलग तरीके से संगठित होना शुरू हो गई एक दूसरे के साथ में, और उसका इम्पैक्ट हम देख पाए 1967 के अंदर 1967 के अंदर। सबसे पहले जब हम चलते हैं 1962 में, तो पहली बार जो हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे उनका यहाँ पे बदला होता है। वो रिटायर हो चुके थे ऑलरेडी 1958 के अंदर, उनका नाम था सुकुमार सेन। उसके बदले में हम देखते हैं हमारे सेकंड इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं के सुंदर रामा। अब आप लोग सोचेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर तो 3 होते हैं, बिल्कुल ठीक है, आज के समय में 3 होते हैं। इसको बढ़ाया गया था 1981 में, क्योंकि तब क्या हुआ था, हमने हमारी जो एज थी वोट करने की उसको 21 से घटाकर 18 साल कर दिया था। लेकिन शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केवल एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था, जिसका हम यहाँ पर देख पाते हैं, जिनको सेकंड जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन बनते हैं, के सुंदर रामा। तो सुंदर राम जी जब यहाँ पर बनते हैं तो वो देखते हैं कि 1962 के जो इलेक्शन है उसके अंदर 2 मेंबर स्टेट्स का भी यहाँ पर क्या हुआ था, अबॉलिशन कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और इसी के बाद में अब जो पहले 2 इलेक्शन हुए थे उसमें सिचुएशन ऐसी थी कि नेहरू जी जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको क्या मिलता है, बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट दिया गया था। लेकिन इस बार में यहाँ पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर अलग अलग एक्टर्स को हम बाहर आते हुए देखते हैं। जैसे कि हमारे जो अभी भावी नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट बनने वाले थे फ्यूचर के, वीवी गिरी, वो थर्ड आते हैं प्रवंतपुरम से, आंध्र प्रदेश से। 2 मेंबर सीट्स उनकी निकल कर आती हैं और वो 2 शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी जो कैंडिडेट थे उनसे पीछे रह जाते हैं। फिर पार्लियामेंट क्या करती है, वो चाहते थे कि इनमें से, क्योंकि 2 एसटी कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं, तो एक क्या होना चाहिए, एससी या एसटी का होना चाहिए। तो सिंगल मेंबर जनरल सीट से वो इलेक्ट हुए थे। जब उनका यहाँ पर इसको हटाया नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट में ये बात जाती है कि 2 यहाँ पर एससी एसटी आ रहे हैं एक ही जगह से, और जो जनरल है वो एक निकल कर आ रहा है, तो इस पर कुछ कीजिए। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, ये तो रिजर्वेशन दी गई है। इसीलिए पार्लियामेंट क्या करती है, द 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज अबोलिशन एक्ट को लेकर आती है कि अब क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही यहाँ पर जो एसटी या एससी मेंबर होंगे वो निकल कर आएंगे। तो उसको अबोलिश किया जाता है सबसे पहले 1961 के अंदर।
सेकंड चेंज 1962 के इलेक्शन में एक ये भी आता है कि नई स्टेट बन जाती है। गुजरात और जो महाराष्ट्र थी 1960 में बनती है। यूनाइटेड टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, इन सब को 1961 के अंदर हम देखते हैं रीअलाइनमेंट किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के अंदर लेकर आया जाता है। जो गोवा के जैसी स्टेट थी जिसके ऊपर 400 सालों से पिछले हम देख पाते हैं पोर्तुगीज़ का पूरा कब्जा था, मिलिट्री के सहारे नेहरू जी जो थे वो क्या करते हैं, उसको अपने अंडर में, इंडिया के अंदर में यहाँ पर ले आते हैं। फिर वोटिंग शुरू होती है, 10 दिनों तक वोट चलती है और 3 हफ्ते उनको काउंट करने में लग जाते हैं। फरवरी 16 से लेकर हम देख पाते हैं फरवरी 25 तक यहाँ पर वोटिंग चलती है। लगभग 21 करोड़ ऐसे भारतीय थे जो उसमें वोट करते हैं तीसरे लोकसभा के लिए। टोटल हम देखते हैं 1985 ऐसे कैंडिडेट थे जो खड़े हुए थे इलेक्शन के अंदर, और उनमें से 55.43% जो हमने बात की थी 21.6 करोड़ इलेक्टर वोटर्स की, उनमें से लगभग 55.43% ऐसे वोटर्स थे जो आकर सामने वोट डालते हैं। अब इससे भी उनकी जो वोटिंग थी वो काफ़ी बेहतर हुई थी, क्योंकि 1957 के इलेक्शन में हमने देखा था कि केवल 47.54% ही यहाँ पर इलेक्टर थे जो वोट देने के लिए सामने आए थे। सबसे ज़्यादा जो टर्नओवर हुआ था वोट जहाँ पर दी गई थी वो दी गई थी नागपट्टनम में, जिसमें 80% लोग वोट देने आते हैं, और सबसे कम जो वोट दी गई थी वो दी गई थी भांगनगर उड़ीसा के अंदर, जहाँ केवल 12% लोगों ने आकर वोटें दी। वोट जब यहाँ पर काउंट होती हैं तो यहाँ पर 387 ऐसे मेंबर होते हैं जो जर्नल से इलेक्शन को जीत जाते हैं। इनमें से हम देख पाते हैं 76 मेंबर जो होते हैं वो आते हैं शेड्यूल कैटेगरी के अंदर से, 31 मेंबर निकल कर आते हैं शेड्यूल ट्राइब से लोकसभा के अंदर, और 3121 सीट्स जो थी वो चली जाती हैं स्टेट असेंबलीज़ को। अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आज लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ के अलग अलग इलेक्शन होते हैं। शुरुआत में जो इलेक्शन होते थे वो एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली करवाए जाते थे। हम देखते हैं थर्ड टर्म में भी पीएम नेहरू जो है वो काफ़ी मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर जीतते हैं, लेकिन उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म आता है कांग्रेस का वो शुरुआत में आता है 1959 के अंदर ही। हम देख पाते हैं कि चौधरी चरण सिंह जो थे, जो कि नागपुर सेशन में जाते हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि कांग्रेस क्या कर रही थी, कोऑपरेटिव फार्मिंग रेजोल्यूशन पास करना चाहती थी, और वो जो लैंड होल्डिंग होती है किसी इंडिविजुअल की, उसको क्या कह रहे थे कि सभी से उनकी ज़मीन को लेकर उनको एक साथ में डेनमार्क के मॉडल की तरह आप क्या कर दो, क्योंकि छोटे छोटे खेत हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन निकल नहीं पाता है, ऐसे ऐसे करके 5, 7, 10, 15 को मिला के बहुत ही बड़ा एक बना दो, उसके ऊपर ट्रैक्टर काम करेंगे, बड़े बड़े मशीनाइजेशन होगी, जिससे जो फसल होगा उसका आउटकम अच्छा निकलेगा। लेकिन क्योंकि अभी तक कोई भी मशीनाइजेशन नहीं करवाया गया था एग्रीकल्चर के अंदर, जब ये हुआ ही नहीं है तो उससे पहले अगर आप लैंड होल्डिंग को यहाँ पर इंडिविजुअल की छीन रहे हो तो उससे फ़ायदा क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस चीज़ के ऊपर चौधरी चरण सिंह उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। फिर इलेक्शन से कुछ समय पहले चक्रवर्ती राजा गोपालचारी जो कि लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वो भी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस के साथ में मर्ज हो जाते हैं, छोटे छोटे बिहार के ग्रुप में, हिमाचल प्रदेश, और अपनी खुद की एक समांतरना पार्टी जो थी उसके साथ में वो चले जाते हैं। तो 6 स्टेट में अब उनका रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है, मतलब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उससे ये अलग हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरे इलेक्शन तक आते आते कांग्रेस जो थी उसकी थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या हो रहा है, असर कम हो रहा है। इवन नेहरू जी जिन्होंने यहाँ पर 1962 तक हम देख पाते हैं कि ठीक ठाक रिश्ते बनाए हुए थे, अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी उनकी एक डॉक्ट्रिन थी जो कि थी हिंदी चीनी भाई भाई, यानी कि इंडियन और जो चाइनीज़ है वो क्या है, ब्रदर्स हैं। लेकिन जब 1962 के अंदर चाइना यहाँ पर हमला कर देता है तो उस समय पर नेहरू जी इस बात को सहन नहीं कर पाते हैं, शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, हमने इतने अच्छे संबंध यहाँ पर बनाए चाइना के साथ में, लेकिन ये हो गया। खैर उनके लिए एक सेटबैक जरूर था, लेकिन रिज़ल्ट फिर भी जो होता है वो काफ़ी पॉजिटिव आता है। वो प्रधानमंत्री बनते हैं और लगातार 3 हफ्तों तक इनकी काउंटिंग चलती है। हम देखते हैं कि लोगों ने दोबारा से बोला कि दोबारा से इनकी काउंटिंग कीजिए, क्योंकि इतने सारे लोगों ने यहाँ पर वोट की थी। ये था हमारा तीसरे इलेक्शन का कुछ इतिहास। हो सकता है कि कल या परसों 4th और 5th टर्म के बारे में भी हम
में पढ़ने को मिले। तो ठीक है, आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हम इलेक्शन के बारे में समझ रहे हैं, एक दो सवाल आपका वैसे भी पोस्ट इंडिपेंडेंस से आता है प्रीलिम्स में, तो इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, तो ठीक है, आप वहाँ से इसको आराम से कवर कर सकते हैं। हाँ, जीएस पेपर 1 के अंदर ज़रूर इसमें सवाल आ सकते हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से 10 से 15 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर तैयारी हो रही है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मस्क सेट टू अराइव पोटेंशियल विन फॉर टेस्ला इन इंडिया, सम चैलेंजेस। हमें समझ में आता है कि इलॉन मस्क जो कि सीईओ है यहाँ पर टेस्ला कंपनी के, वो इंडिया में आ रहे हैं, और इंडिया में जस्ट वो अभी कब आने वाले, 21 या 22 तारीख को, 2 दिन की उनकी विजिट होने वाली है। इस विजिट के अंदर वो हमारे प्रधानमंत्री से मिलेंगे, और उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो 2 बिलियन से ज़्यादा कार मैन्युफैक्चरिंग की जो फैसिलिटी होने वाली है, या फिर हम देखेंगे फैक्ट्री जैसी जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे, और हमारे ही कंट्री में हमारी इनकी जो कार होंगी वो क्या हुआ करेंगे, बना करेंगे, मैन्युफैक्चर हुआ करेंगे। मस्क की जो ये इंडिया के अंदर विजिट होने वाली है, वो होने वाली है जो हमारे इंडिया के अंदर वो अपनी कंट्री में यहाँ पर अपनी कारों को क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। पहले बहुत समय से हम देख रहे थे कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट कह रही थी कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आके करो, लेकिन ये ऐसा करना चाहते नहीं थे, तो इसी वजह से डील नहीं हो पा रही थी। तो इंडियन गवर्नमेंट कह रही थी अगर नहीं आओगे तो आपकी जितनी महंगी कार है उसका 100% हमें ड्यूटी चाहिए। अब अगर इतनी महंगी हो जाती है, फॉर एग्जांपल 35 लाख रुपए की यहाँ पर हमें टेस्ला कार मिल रही है, अब उसको 35 लाख रुपए ही यहाँ पर देने पड़ रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, तो ये तो क्या हो गया, सीधा सीधा 70 लाख रुपए की हो गई। तो 70 लाख रुपए की कोई भी इंडिया में गाड़ी को क्यों खरीदेगा, वो भी ऐसी इलेक्ट्रिक जिसकी इतनी ज़्यादा कीमत होनी नहीं चाहिए। तो इसी वजह से मस्क जो थे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। खैर उन्होंने फिर मान लिया है, अब उनको केवल 15% इंडियन गवर्नमेंट को ड्यूटी देनी पड़ेगी, और वो 5 साल के अंदर यहाँ पर 8000 इलेक्ट्रिक जो कार्स होती हैं उनको एनुअली इंडिया के अंदर बेच पाएंगे। काफ़ी बड़ा ये नंबर है। ईवी व्हीकल हम देखते हैं कि 2030 तक इंडिया में बढ़ने के पूरे आसार हैं, कि वो लगभग 5%, आज जितने व्हीकल्स हैं इंडियंस के पास में उसका 5% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडियंस के पास में होने वाले हैं। फ़िलहाल हम देख पाते हैं कि केवल 2% ही जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें से टोटल नंबर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी कंपनीज जो इसमें काम कर रही है वो हम देख पाते हैं कि फ़िलहाल फोर्ड जैसी कंपनीज़ है, हुंडई जैसी कंपनीज़ है, लेकिन वो इंडिया के अंदर इस पर मैन्युफैक्चरिंग में कोई ख़ास काम नहीं करती हैं। खैर इसी के साथ साथ में अप्रैल 16 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये भी नोटिफाई किया कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत पे उनका जो डिसीजन था 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेने का स्पेस सेक्टर के अंदर में, उसको भी वो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं कि क्या करेंगे, कोई अगर चाहता है स्पेस के अंदर में इंडिया के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट करना तो वो 100% भी इन्वेस्ट कर सकता है, यानी कि अपनी कंपनी यहाँ पे आके खोल सकता है पूरी की पूरी। तो ये स्टारलिंक जो कि खुद इलॉन मस्क की ही यहाँ पर कंपनी है, जो कि स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके बहुत ही फास्ट अर्थ के ऊपर जो इंटरनेट होता है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स में, वो हाई स्पीड इंटरनेट को ऑफर करते हैं। तो ये भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। अब हम देखते हैं कि इलॉन मस्क क्या यहाँ पर स्टारलिंक को देंगे प्रोजेक्ट को या नहीं देंगे, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इसमें पूरी की पूरी हम देख पाते हैं कि हामी जो है वो आ चुकी है। फ़िलहाल के लिए इंडियन गवर्नमेंट की जो नई ईवी पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, उसमें वो बोलते हैं कि जो भी यहाँ पर कार लगभग $35,000 के कम की होगी उनके ऊपर ड्यूटी लगेगी 15%, और साथ ही में जो भी यहाँ पर इन कार को लेके आ रहा है उसको 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो होगी वो भी करनी पड़ेगी इंडिया की खुद की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत में, ताकि इंडिया में भी जो डोमेस्टिकली यहाँ पर काम मिल रहा है वो भी लोगों को ज़्यादा मिले। इंडिया में फैक्ट्री खुलेंगी तो इंडिया को ही जो लोग होंगे उनको उसके अंदर जॉब मिलेगी। इसी वजह से ये दोनों तरीके से क्या होगा, फ़ायदेमंद यहाँ पर इंडिया के लिए होने वाला है। आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पॉलिटी में हम देख पाएंगे इसको। और ये आर्टिकल हमें बताता है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर पंजाब का जो पाकिस्तान का पंजाब का एरिया है उसके अंदर एक चीफ मिनिस्टर निकलती कैंडिडेट जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस की, वो है मरियम नवाज शरीफ, और उनके पिता जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो है नवाज शरीफ। वो यहाँ पर 3000 सिख पिलग्रिमेज के साथ में गुरुद्वारा करतारपुर साहिब
साहिब के अंदर जाकर खाना खाती हैं या लंगर को लेती हैं और वो कहते हैं कि देखिए हो आप लोग जो हैं वो पंजाब इंडिया से हैं, वो पंजाब पाकिस्तान से है, लेकिन मरियम खुद में एक प्योर पंजाबी है, एक पाकिस्तानी होने के साथ साथ में। और वो बताते हैं कि इंडिया के साथ में उनका काफ़ी सारा शेयर्ड कल्चर है। 75 साल में हम देख पाए 1947 के अंदर इंडिया के पंजाब को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक पंजाब जाता है पाकिस्तान में, एक पंजाब रह जाता है इंडिया के अंदर। तो ये जो हम डिफरेंसेस देख पाएंगे वो बेशक कुछ दर्दनाक यादों से हो, लेकिन साथ में कुछ यादें कुछ लोगों के मन में वो भी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एम्पैथी थी, एक दूसरे के प्रति दया थी, प्यार था, और वही ये एक सोच लेकर आगे बढ़ रही हैं। खैर ये एक अच्छा आर्टिकल था, वैसे तो हमारे बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन इसकी एक रेफरेंस ज़रूर हम दे सकते हैं इथिक्स के पेपर के अंदर, या फिर अगर हमें कोई ऐसे लिखना है इंडिया की अगर पाकिस्तान के साथ में हमें कोई पॉलिटिकल रिलेशनशिप को समझाना, तो उसमें इसका एग्जांपल बिल्कुल दिया जा सकता है। फ़िलहाल हमारे दोनों न्यूज़पेपर यहीं पे ख़त्म होते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और बेहतर और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। फ़िलहाल अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।